हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखो, हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो जैसे कि एग्जांपल के लिए एक मिल्क को हम कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर छोड़ देंगे, समर्स में खासकर, तो क्या होगा? मिल्क फट जाएगा। तो क्या हुआ? उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, नया प्रोडक्ट बना। ठीक है। आयरन तवे को कुछ टाइम के लिए मॉइस्चर में, बरसात के टाइम पे हम लोहे की चीज़ को बाहर रख देंगे तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, जो मैं पढ़ना आगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई। ग्रेप्स को फर्मेंट कराते हैं, ठीक है, उससे अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। फूड को कुक करेंगे, नया प्रोडक्ट बना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ओके, फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, नया प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो केमिकल रिएक्शन है। हम रेस्पायर करते हैं, अगेन दैट इज केमिकल रिएक्शन। नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ओके, और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है फूड में, अगेन केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन है। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जिसमें नए प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिनकी एंटायरली केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, हीट का गेन और लॉस होगा, ठीक है, कलर चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा, ये सारी केमिकल रिएक्शन है। और उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे जब सिंबल्स की फॉर्म में, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो डिटेल में इसको समझते हैं इस चैप्टर से। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, है ना। तो ये सारी अभी मैंने सिचुएशन आपको बताई अभी। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो क्या हुआ इसमें? जितने भी थे, चाहे मिल्क की बात करें या आयरन की बात करें, या आयरन की बात करें या फूड की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, सब में ही क्या हो रहा है? सब में ही नए सब्सटेंस बन रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी जो थी इनिशियल सब्सटेंसेस की, ठीक है, जो वो पहले थे, मिल्क अब मिल्क नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है, आयरन नहीं रहेगा, रस्ट हो जाएगा। तो नए सब उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जा रही है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे कि वाटर को आप कूल डाउन कर दोगे, दैट विल चेंज टू आइस। ठीक है, आइस तो बन गया, उसका सॉलिड बन गया, बट उसका जो फॉर्मूला है दैट इज रिमेन्स द सेम, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होगी। बट केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल अभी देखे ऊपर। ओके, whenever chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। तो जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। Chemical reaction से क्या होता है, इसको समझते हैं। How do you come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question। तो कुछ एक्टिविटी से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। ओके, तो इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या किया है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन आता है। आई एम श्योर जिस भी स्कूल में आप पढ़ते होंगे उसमें आपको ये एक्टिविटी कराई जाएगी। तो रिबन को ये टंग्स की हेल्प से, ठीक है, बर्न करना है। ओके, और ये वॉच ग्लास होगा, उसके ऊपर जब बर्न करेंगे इसको बर्नर में, ओके, तो हमें ये वाइट कलर का ये सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, पाउडर टाइप का मिल जाएगा, ओके, वॉच ग्लास के ऊपर। तो क्या हुआ, जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, जब बर्न करने पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, दैट इज तो केमिकल रिएक्शन हुई, हम ऐसा बोलेंगे। ओके, तो क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा और डेजलिंग वाइट फ्लेम है ना, पूरा जैसे कि जब हम एक फुलझड़ी जलाते हैं तो उसकी जैसे रोशनी हो जाती है, डेजलिंग वाइट फ्लेम, वैसे ही कुछ बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो दे दूंगा लिंक, तो उसे आप देख सकते हो।
ओके आगे बढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। द वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो नया प्रोडक्ट बना इन दोनों के रिएक्शन से, ठीक है। अब एक दूसरा एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, और उसमें क्या है यहाँ पर ये एक्टिविटी 2 में तो ये शो नहीं है डायग्राम। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, ओके, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने को बोला है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा। जब लेड आयोडाइड, यहाँ पर मैं रिएक्शन में लिखूँ जस्ट अ सेकेंड, यस। तो जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड को, दोनों वाइट कलर कलरलेस होंगे, जब ऐड करेंगे ना टेस्ट ट्यूब में इसको, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में, तो येलो कलर का पीपीटी बन जाएगा। इसमें येलो हो जाएगा ये, ठीक है। येलो कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाएगा, जो कि क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट होगा, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट होगा, ठीक है। और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड आयोडाइड भी बन जाएगा, ठीक है। लेड आयोडाइड PbI2 बन जाएगा। तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। ओके नाउ, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई। इसके अलावा जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर क्या कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, तो क्या होगा? हम क्या देखते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके। जिंक ग्रैन्यूल को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? जिसकी रिएक्शन में लिख के दिखाऊं तो Zn प्लस HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स क्या आ जाएगा? जिंक क्या कर देगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। देखो अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ऐसे याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज को, ओके। तो क्या है यहाँ पर? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, और नीचे आ जाएगा यहाँ कॉपर AgAU, ठीक है, और बीच में HgBs, कॉपर HgAU AgAU, ठीक है। तो ये एक्रोनिम में है, ये याद करने के लिए। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, फिर कॉपर AgAU। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल, डिक्रीजिंग ऑर्डर और रिएक्टिविटी है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो आप देख रहे हो इसमें जिंक जो है ना हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है। मेटल की है, इसमें हाइड्रोजन है बस, ये नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, तो क्या करेगा? जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन में से, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 था, उसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक जो है क्या करेगा? जिंक H2SO4 में से H को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा और इस सॉल्ट बना देगा जिंक सल्फेट का, और यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज़ हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। अब इसका टेस्ट क्या है? तो इसको अगर बर्निंग मैस्टिक लेके आओगे यहाँ पर, तो वो पॉपिंग साउंड से बर्न होगा, ठीक है। बर्निंग से अगर लेके आते हो तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हो जाएगा, तो मैस्टिक। तो हाइड्रोजन का टेस्ट है ये, ओके। तो तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स हमें कुछ बातें समझ में आई। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, कलर चेंज हुआ, जैसे कि इसमें लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो कलर में चेंज आया, जब प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ था, ओके। टेम्परेचर में चेंज हुआ, इसमें जब देखोगे तो गर्म हो जाता थोड़ा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। स्टेट में चेंज हुआ है, हाइड्रोजन गैस बन गई, दोनों लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड थे, गैस बन गया, ओके। इसमें भी देखो सॉलिड, वो सॉलिड बन गया यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, जब लाइट रिलीज हुई इसमें, ठीक है, स्टेट चेंज हो गया वहाँ पर, ओके। तो ये सारे हैं क्या क्या रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या होंगे? चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, और चेंज इन टेम्परेचर होगा। As we observe the changes around us, we can see that there are variety of chemical reaction taking place around us. तो इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। एक्टिविटी 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted to magnesium oxide. तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है,
ये हमने देखा। अब इसको हम वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे हैं और जो बन रहा है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्म हुए उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। The word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them, और ये arrow बताएगा ठीक है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead point toward the products and show the direction of the reaction. तो arrow direction of reaction बताए किस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रही है, प्रोसीड हो रही है। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सिंपली हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सिंबल और एलिमेंट के लिए सिंबल यूज़ करेंगे, और कंपाउंड है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में देखते हैं इसको। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो केमिकल इक्वेशन यूज़ करोगे तो वो कॉन्साइज हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन से डील करना पड़ेगा, उसको अगर हम वर्ड में लिखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम प्रिसाइज फॉर्म में, कॉन्साइज वे में लिखते हैं इक्वेशन की हेल्प से। तो दिस इज़ द वे टू राइट। मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O2 और MgO। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element the same on both the side? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. तो हमें देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, अगर मैं देखो मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम है और यहाँ एक एटम है, तो क्या ये बैलेंस है? क्या मास इस रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल होगा? नहीं होगा इक्वल। करके भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम का 24 है, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 16 × 2, ठीक है। ये आ रहा है कितना, 56, और जबकि प्रोडक्ट में देखो तो 24 + 16 जो कि आ रहा है 40। तो रिएक्टेंट का मास इतना, प्रोडक्ट का इतना। मास क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मास तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे रिएक्शन करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। सच ए केमिकल इक्वेशन इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होगी। ये तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the mass of the element present in the reactant. तो प्रोडक्ट के मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में पढ़ चुके हो। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. मतलब जितने एटम किसी भी एटम एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। स्टेप वाइज बैलेंसिंग कैसे करेंगे? पहले तो हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जिंक हाइड्रोजन, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन ZnSO4 + S2। कौन कौन से एलिमेंट है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये मेंशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एटम्स है? तो जिंक के एक एटम है, दिख सकते हो आप। हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। राइट हैंड साइड में जिंक का 1 एटम है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन की 4 एटम है और हाइड्रोजन के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो देखो बैलेंसिंग करने के लिए तो जिंक और सल्फर तो क्या है, बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो इसमें सारे बैलेंस है, सॉरी, ठीक है। ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है, सारे एटम सेम है। लेकिन जिसमें बैलेंस नहीं होगा, जैसे कि Fe+H2, Fe3O4 + H2, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमने फिर से वही लिख दिया उसी तरह से। स्टेप 1 में तो पहले लिख दिया कि कौन कौन से एटम्स, कितने एटम है। स्टेप 2 में लिख दिया मतलब। तो
ये एफ ई के साथ ये बॉक्स लगा देंगे, वो जब आप जल्दी करोगे तो ऐसे ही कुछ नीड नहीं है। एफ ई प्लस मतलब आप तो जब सीख जाओगे उसको तो फिर डायरेक्टली करोगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम स्टेप वाइज देख रहे हैं। एफ ई के एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन का 1 एटम है। प्रोडक्ट में एफ ई का 3 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। ठीक है, तो इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर एटम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किससे करना बेटर है? कंपाउंड से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो इसमें देखो Fe3O4 है ना, इसको करना स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट है। तो Fe3O4 में देखो, तो यहाँ पर अगर देखें तो Fe के यहाँ 1 एटम है और यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको, सॉरी 3 यहाँ पर 3 है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। सो यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन द ऑन द राइट हैंड, ओनली 1 ऑन द LHS। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखते तो ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, इस कंपाउंड को देखा है, फिर सब सारे एटम है, इसमें सब सारे एटम है H2O में। ओके, यहाँ 4 ऑक्सीजन के एटम, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन के एटम H2O में? यहाँ पर 1 है। तो क्या कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 1 जा 4, तो ये ऑक्सीजन के 4 हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए अब, लेकिन हाइड्रोजन के अब 8 हो गए। 8 हो गए, यहाँ तो 2 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब Fe रह गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। कंपाउंड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, किसी में और भी चीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अगर आप कहीं कहीं जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है वहाँ पर ये मेथड इतना इजी नहीं होता है। तो ABCD मेथड है एक, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो उसको बेटर है यूज़ करना। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं फिर मैं बता देता हूँ। ऐसे करोगे उसमें, तो देखो जो सिंपल स्ट्रेट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इससे, तो आप जो इजी इक्वेशन है तो बहुत जल्दी कर दोगे। जो टफ आएगी थोड़ी इक्वेशन, तो उसमें बेटर रहता है कि ABCD में इक्वेशन यूज़ करना। जैसे कि ABCD लिख दिया। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट में Fe के कितने एटम हुए? A हुए Fe के। प्रोडक्ट में कितने Fe के? तो C इंटू 3 ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम हुए रिएक्टेंट में? B इंटू 2 और हाइड्रोजन के कितने एटम हुए प्रोडक्ट में? 4, सॉरी हाइड्रोजन की यहाँ D है ना, तो 2D। ठीक है, ये तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो रिएक्टेंट में 1 है, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी ना। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन के? 4 इंटू सी, 4C। अब क्या कर दो, ए को ना नंबर 1, किसी भी को 1 दे देते हैं। ए को मैं 1 दे देता हूँ खुद से, मान लिया ए को 1 पुट कर दिया, तो सी कितना आ जाएगा? सी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और सी 1/3 आ गया, तो बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा 4/3। क्या आ गया? तो ए आ गया 1, बी आ गया, अच्छा डी भी था ना, और डी भी क्या आ गया, क्योंकि बी 4/3 है तो डी और बी की इक्वल है, तो ये भी 4/3 हो गया। ए 1 आ गया, सी 1/3, डी बी 4/3 और ये भी डी भी 4/3। ठीक है, तो उसको थोड़ा याद भी रखना। मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये 1 था, 1/3 4/3। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो ये देखो 1, ओके 1, ये 1/3, ये 4/3 आता सी, और ये 1/3 ये आ गया ना। अब सबको देखो, सब में अपॉन में 3 आ रहा, हमें तो ऐसा रेशो में नहीं चाहिए होता है, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3, ये 3 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1 रह जाएगा, यहाँ 3 हट जाएगा और यहाँ भी 3 हट जाएगा। तो ये बैलेंस करके आया, और आप देखोगे आंसर में यही आ रहा है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर लास्ट में क्या नहीं है, ओके बिल्कुल एंड में देखोगे आप, तो ये 3 4 3, ओके 3 4 4। ओके, आई थिंक मैंने वहाँ पर सी और डी में, क्योंकि मैं रब करके करा था, तो मैंने वहाँ बी और डी 1/3 आए थे ना, 4/3 आए थे। ओके, तो उसको कर लेंगे हम। तो आप करोगे ना ABCD, अभी मैं कॉपी में नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर, तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो मैंने बी और सी का एरर कर दिया। ओके, ना तो ठीक आएगा वो। तो इससे देख सकते हो दोनों मेथड को आना चाहिए आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसको
इसके बाद एक मोटी चीज़ है कि आप फिजिकल स्टेट में भी लिखोगे, इक्वेशन में फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे। देखो आयरन सॉलिड था तो एस लिखोगे, गैस है तो जी लिख दिया, और ये सॉलिड है जो आयरन ऑक्साइड है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है Fe3O4, ये एस लिखोगे सॉलिड, और ये हाइड्रोजन जी लिखो गैस। ओके नाउ इसको भी पैराग्राफ को मैंने बता दिया, स्मॉल इन्फॉर्मेशन हम मेंशन करें। एक्वस ए क्यू एक्वस हो जाएगा, ठीक है। जो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब सॉल्यूशन होंगे वाटर में, उनका सॉल्यूशन लेंगे तब एक्वस यूज़ करेंगे। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज विद H2O टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ, तो देखो H2O के साथ यहाँ पर गैस लगाया, मतलब स्टीम की बात हो रही है। ओके तो आयरन जब स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट, तो जब जरूरत होगी तब यूज़ करेंगे, ना तो नहीं यूज़ करते हैं। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above and below the arrow। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कंडीशन है जैसे कि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन रिएक्ट करे 340 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर मेंशन किया हमने, ओके, और यहाँ पर ये मिथेनॉल बन रहा है, ओके। और फिर अगर सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस मेंशन करना है, ठीक है, कैटलिस्ट भी मेंशन करना है, तो इस तरह से एरो के ऊपर यूज़ हम मेंशन कर देंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, ओके। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, कितनी टाइप की केमिकल इक्वेशन है, ओके। एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देखते हैं। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, ठीक है। तो क्या होगा, एक ऐसा नहीं होता कि एटम एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाएंगे, बस जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में वो फॉर्म्ड और ब्रेक होते हैं। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सफेयर, actually chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substances। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बनेंगे, और एटम नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहे हैं और नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बेसिकली एटम का। तो सबसे पहले आ जाएगा कॉम्बिनेशन, नाम से समझ में आ रहा है, कंबाइन होंगे जब एक से ज़्यादा दो एलिमेंट्स या कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड हो सकते हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है उसमें पानी डाल देंगे हम, है ना, जब हम वाइट वॉश कराते हैं पानी डाल देंगे तो क्या होगा, तो हम देखते हैं उसमें बबल्स निकलने लगते हैं, ठीक है। तो एक क्या बन रहा है, स्लिक लाइम बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम मैं बोल रहा हूँ उसको CaO बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। वाटर में ऐड करेंगे तो स्लिक लाइम बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये जो है ना, ये इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये फॉर्म हो रहा है और इसमें ये हीट रिलीज हो रही है, मतलब इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज हो जाएगी और इसको फिर वाइट वॉश कर देंगे, ओके। तो ये आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide। Calcium hydroxide बना रहा है। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactants। तो दो या दो से ज़्यादा reactants से अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बारे में आगे भी कुछ दिया, देखो। A solution of stick lime produced by the reaction is used for white washing wall। तो white washing के लिए यूज़ करते हैं। white washing कर देंगे तो क्या होगा, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है उसको मैं वॉल पे अप्लाई कर दिया, अब CO2 के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जो कि क्या लाइमस्टोन है, मार्बल है, ओके, और H2O फॉर्म होगा। देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, है ना। तो कुछ टाइम अगर देखोगे, अगर व्हाइट वॉश ये हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चूने का किया है, तो कुछ टाइम के बाद उसमें से वो निकल भी सकता है ना। देखो आपने ऐसा होगा कोई पपड़ी टाइप की वो निकलने लग जाती है, तो दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls, ठीक है। तो मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 है, जो एकर शेल होता है उसका फॉर्मूला CaCO3 है, ओके। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन कोल का बर्निंग ऑक्सीजन में CO2 फॉर्म कर रहा है, वाटर जब
फॉर्म होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हीट करेंगे, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर, सॉरी नॉट हीट करेंगे इसको, तो वाटर फॉर्म होता है, ओके। In simple language, we can say that when two or more substances combine to form a single product, reaction is called combination reaction. ये definition हो जाएगी इसकी. In activity 1.4, we also observe that a large number of amount of heat is evolved. This make the reaction become mixture warm. तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हीट रिलीज हो रही थी 1.4 एक्टिविटी में, जब जिंक को उसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो रिलीज हो रही थी हीट, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट बाहर निकल रही है। कुछ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, जब नेचुरल गैस को बर्न करेंगे, जो गोबर गैस है, मीथेन है बेसिकली, CH4 फॉर्मूला होता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बैलेंस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फूड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, तो जो खाना हम खाते हैं उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances, for example rice, potatoes and bread contain carbohydrate, ठीक है। तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हम किस में ब्रोक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स से फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। और दिस स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 है, एक्वा सॉल्यूशन है ये, ठीक है। वो मतलब अभी हमारी गैस में ये एक्वस वाटर के साथ कंबाइन हो गया और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा जब सेल्स में, तो CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, फॉर्म होगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में, ठीक है, वो डिग्रेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से कंपोस्ट में चेंज होगा, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी उसमें, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में होगी बट होगी, ठीक है। तो फिर एक्टिविटी 1 में आइडेंटिफाई करना है, हीट रिलीज हुई थी, जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन में, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे अब। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना रहे थे, अब इसमें एक को हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, जब हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को हीट किया तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन में Fe2O3 रिएक्शन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। देखो फेरस सल्फेट ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, सॉल्ट, इसको हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाएगा ये, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इसमें से, ओके। तो देखो एक ब्रेक हो गया, हीट करने पे टूट गया ये, तो ये डिकम्पोजिशन है। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है, इसमें हीट हमें दे रहे हैं ना हम इसको, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे इसको। एंडो मतलब इनसाइड है, वो हीट टेक कर रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज, और ऑर्डर भी देखो, एक पंजेंट स्मेल, उसकी बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी इसमें से, ठीक है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, ओके। नाउ in this reaction you can observe that a single reactant breaks down into give simpler product, तो एक reactant break down हो जाएगा और product देगा एक से ज़्यादा, इसे decomposition reaction बोलेंगे। ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2 lose water when heated and the color of the crystal changes। तो जब पहले इसे हीट करेंगे ना तो उसका ग्रीन कलर होता है, वो चेंज हो जाएगा वाइट में, पहले एनहाइड्रस बन जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको 7H2 को, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे सेकंड में। ये सॉल्ट को कलर प्रोवाइड करते हैं और टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, तो पहले ये वाइट हो जाएगा, उसके बाद फर्दर जब Fe2O3 रह जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा Fe2O3 में, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, ओके। नाउ
सॉरी मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बोला था, फेरिक ऑक्साइड है, Fe3O4 होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe2O3 में होगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, हीट की वजह से हुआ, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे इसको। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हीट करेंगे तो वापस से क्विकलाइम और CO2 फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने देखा था कैसे फॉर्म हुआ था ये, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 रिएक्ट किया था उसका उल्टा है। ओके, और इसको हम किस में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हीट करने पे। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विकलाइम भी बोलते हैं। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका एक यूज़ एप्लीकेशन आ गया। When the decomposition reaction carried about heating is called thermal decomposition। तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या किया है इसमें, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया है, तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे हीट करते हैं ना तो हमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस दिखाई देती है। वो गैस क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, वो NO2 गैस है, वो उसकी फ्यूम दिखाई देता है। तो लेड नाइट्रेट PbO, देखो PbO लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, PbO में लेड ऑक्साइड और NO2 गैस इसका दिखाई देगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है गैस, तो एकदम से ये आइडेंटिफाई हो जाती है। इसके अलावा एक एक्टिविटी किया है, देखो एक ये हमने प्लास्टिक मग ले लिया, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ग्रेफाइट रॉड को फिट कर दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और वाटर में कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देंगे, ताकि क्योंकि वाटर इंसुलेटर होता है, प्योर वाटर, वो कंडक्टिंग हो जाए। जब ऐसा करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं, हम देखते हैं तो यहाँ पर गैस बबल दिखने लगते हैं हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स में। ओके, तो ऑक्सीजन दिखने लगेगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव एनोड में आएगा और कैथोड में आएगा नेगेटिव में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखो वॉल्यूम ना डबल है। ओके, तो इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, वाटर ब्रेकडाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन डबल क्यों है, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इंटेक्ट क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि फॉर्मूला देखो हाइड्रोजन का वाटर का क्या है, H2O है ना, तो डबल है हाइड्रोजन का अमाउंट, इसलिए डबल वॉल्यूम में हमें हाइड्रोजन मिलता है इसमें, इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब लाइट के प्रेजेंस में भी होगा, इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो देखो सिल्वर क्लोराइड जो कि किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, इसको अगर सनलाइट में रख देंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का भी ऐसे हो जाएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बन जाएगी, ठीक है। और ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये लाइट एनर्जी हो रही है। We have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactant energy is absorbed is called endothermic reaction। तो इसको endothermic reaction बोलेंगे। इसके अलावा क्या बोले, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो 2 ग्राम, ठीक है, और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले लो। अब इसको विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड मिक्स कर दो, टच द बॉटम ट्यूब विद द पेन, व्हाट डू यू फील। तो यहाँ हीट रिलीज होगी इसमें जब हम करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH क्लोराइड के साथ, तो इस तरह से कुछ BaOH होल ट्वाइस, बी की वैलेंसी +2 होती है, अमोनिया NH4Cl। तो क्या होगा, अभी डबल डिस्प्लेस रिएक्शन पढ़ेंगे तो BaCl2 बन जाएगा, ठीक है, और तो यहाँ पर NH4OH बन जाएगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट रिलीज होगी इसमें। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको पहले ही बताया था ना, जब जिंक ने हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये एक्टिविटी दे रखी है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। आयरन नील को ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दो। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे हम डिप करते हैं हम क्या देखते हैं, कुछ देर बाद इसका कलर फेड होने लगता है, ग्रीन कलर का होने लगता है सॉल्यूशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस बना है, तो फेरस सल्फेट बन जाता है। और आयरन जो नेल है इसके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट होती है रेडिश ब्राउन कलर की। तो क्या हुआ इसमें, तो मैंने अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी आपको, जो आयरन है ना वो कॉपर के ऊपर है, तो ज़रा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो ये
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जो सॉल्यूशन है डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और एग्जांपल, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ करेगा, फिर से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से। ओके, लेड जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड बना देगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से इसलिए कर पाया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने एक देखा अभी, ठीक है, जैसे एक देखो, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, जब ये करेंगे दोनों कलरलेस होते हैं, फिर से वीडियो देखना है इसकी, जब रिएक्शन करोगे स्कूल में तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दोनों कलरलेस होते हैं, जैसे इनको रिएक्ट करते हैं हम देखते हैं वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म हो जाता है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, प्रेसिपिटेट टाइप वाइट कलर का सॉल्यूशन अनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। वो क्या है, वो बेरियम सल्फेट है, वो बेरियम सल्फेट है, वो इनसॉल्युबल होता है, इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इन रिएक्शन में क्या होता है ना, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में देखो ये ऐसा ब्रेक होगा आयंस में, Na प्लस और SO4 2 नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड ब्रेक होगा, Ba+ तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जब आयनाइज होगा ये +2 और Cl नेगेटिव, तो Na चल जाएगा Ba के साथ, सॉरी Na चल जाएगा Cl के साथ, और Ba चल जाएगा SO4 के साथ, तो आयन एक्सचेंज कर लिया। तो जब आयन एक्सचेंज करने से रिएक्शन होगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। और ये वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। What causes this? The white PPT of barium sulfate is formed by the reaction of this, है ना, मैंने बताया इन दोनों के आयन सेक्शन हो गए, ठीक है, और जबकि सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन में रहेगा, उसका कोई कलर नहीं है, तो जब एक्शन ऑफ आयन से बनते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एक और रिएक्शन दे रखी है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ Pb, ये हमने पहले भी देखी थी आई थिंक, नाइट्रेट जब KI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, PbI2, ठीक है, और PbI2 और KNO3, इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक PbI2 का प्रेसिपिटेट है वो, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है, आप भी इसको मैं कमेंट में लिख दूंगा, इन दोनों में से PbI2 का प्रेसिपिटेट है आई थिंक, ओके। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप कौन से, मैं बता दूंगा वैसे, अगर मैं भूल जाता हूँ तो इन केस, तो ये बता देना कि PbI2 का प्रेसिपिटेट या KNO3 का, मेरे हिसाब से PbI2 का है, चेक कर लेंगे उसको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है देखो ध्यान से, जब ऑक्सीजन ऐड होगा ना किसी भी सब्सटेंस में तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सिंपल बात, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, क्लियर हो गया। ऑक्सीडेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, पहली बात। हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, ओके। तो देखो कॉपर को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती है, इसलिए इनका मिल के नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेड रिडक्शन के लिए, ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए। तो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से, है ना, जब हीट करेंगे तब इसमें इसकी कोटिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब हीट करेंगे नहीं ऐसे भी इसकी कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर, ठीक है। वाई हैज़ दिस ब्लैक कलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हीट करेंगे, सॉरी वो तो कॉपर क्लोराइड की होती है, इसमें कॉपर कार्बोनेट की होती है, जब खुद से तांबे का लोटा होता है ना उसमें कॉपर, हाँ कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है वो, ठीक है, वो रिएक्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, ग्रीनिश कलर का वो अलग है। इसमें हीट किया है, मैंने एक्टिविटी नहीं देखी है, इसको कॉपर को हीट किया है जब, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का कॉपर, ये याद रखना इसका कलर, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। कॉपर का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर में, तो कॉपर का क्या हुआ, ध्यान रखना रिएक्शन में होगा, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को पास करते हैं,
तो क्या होता है, हमें से वापस से मिल जाएगा कॉपर और वाटर मिल जाएगा। अब देखना CuO में बन गया Cu, उसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, एक और बात, रिडक्शन में हेल्प किसने करी, इसका रिडक्शन हुआ, हेल्प किसने करी, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन में हेल्प किसने करी, CuO ने। सिंपल सा रूल है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ बोलेंगे। If a substance loses oxygen during reaction, it's called reduced. During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and been reduced. ये मैंने समझाया आपको पूरा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ में डिटॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इनको। ओके, और कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ZNO प्लस कार्बन। तो देखो ZNO, बताओ किसमें, पॉज करके बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, देखो कार्बन, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन के साथ हम देखते हैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो उसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन जिसका हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शॉर्ट में लिखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ओके। अब मैंगनीज ऑक्साइड और HCl, ठीक है, तो इसमें देखो मैंगनीज ऑक्साइड बन जाएगा MgCl2, ठीक है, और HCl बन जाएगा यहाँ पर Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, और MnO2 में से क्या बन गया, MnOCl2, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसके बाद तो मैंने ये समझा दिया आपको ये चीज़, जो कि इसके अलावा देखो ये मैंने पूरा आपको अभी चीज़ ये समझा दिया। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम में भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता ना, मैग्नीशियम बन गया था तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसके बाद हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हमारे रियल लाइफ में। कोरोजन, देखो आयरन क्या होता है, जो आयरन की कोई भी मेटल है, मेटल में क्या होगा, जब उसको हम मॉइस्चर में और एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो उसका जो सरफेस है वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, या एसिड उसमें गिर जाएगा तब भी ख़राब होने लगता है। ठीक है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। क्या होगा, जब कोई मेटल है, मेटल में एसिड की प्रेजेंस में या मॉइस्चर से, एसिड से या मॉइस्चर से क्या होगा, वो उसका मेटल अटैक करेगा, एसिड और मेटल। ठीक है, उसको उसका सरफेस ख़राब होने लगेगा। ठीक है, दैट इज़ कोरोजन। ओके, तो अगर आयरन को देखो, आयरन को कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे बरसात के टाइम पे बाहर, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो हम देखते हैं वो उसमें रस्टिंग होने लगती है, जंग लगने लगता है उसमें, रेडिश ब्राउन पाउडर। तो ये क्या हुआ, ये कोरोजन है। और इसका एक नाम है आयरन के लिए, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसा होता है कुछ Fe+H2O। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, दिस इज Fe2O3। ओके, और ये जब Fe2O3 डॉट बना देगा XH2O। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इसमें वाटर क्रिस्टल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो एक ऐसे होगा Fe, जब पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा Fe2O3। ठीक है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो मॉइस्चर है, तो Fe2O3 डॉट XH2। फिक्स नहीं है, वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में फिक्स नहीं है, इसलिए X लिखा है, ये रस का फॉर्मूला है। ओके, तो जब देखो आप कॉपर, इसलिए हम क्या करते हैं मेटल के ऊपर, हैव यू नोटिस, तो देखो कॉपर के ऊपर या सिल्वर के ऊपर, तांबे की लोटे के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन के साथ वो भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है जो, ठीक है, तो कॉपर क्या कर गया, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ CO3, कॉपर कार्बन, ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, इसमें भी कोरोजन हुआ इसका। ओके, तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर ऑक्साइड इज कॉल्ड
इज सेड टू बी corrode एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी, ठीक है, और ग्रीन कोटिंग आ जाएगी कॉपर के ऊपर, ये भी कोरोजन का एग्जांपल है। कोरोजन से क्या होगा, कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ship and to all objects made of metals, especially those of iron। ठीक है, तो कोरोजन से कार बॉडीज़ में, ब्रिजेस में, आयरन रेलिंग्स में, शिप में, सब में फ़र्क पड़ता है। और ये तो डस्टिंग से क्या होगा, ये ख़राब होने लगती है, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि कोरोजन का बचाव कैसे बचेंगे। तो इसके लिए एक तरीके हैं, जैसे कि ऑयलिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन करेंगे जिंक की कोटिंग, जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक चैप्टर का रेंसिडिटी। अब देखो कुछ टाइम के लिए अगर आप फूड को छोड़ दोगे ना, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, तो उसमें स्मेल आने लगती है, ऑयली फूड खासकर स्मेल आएगी। ठीक है, और वो टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाएगा और वो हम बीमार पड़ सकते हैं उसको खाने से। तो ये रेंसिड हो गया फूड। जब फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो रेंसिड हो जाते हैं, उसमें स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है, तो इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं फूड में। ठीक है, जिसमें फैट और ऑयल होगा, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, या तो जिससे ऑक्सीडेशन होगा तो लेकिन स्लो डाउन हो जाएगा। या फिर नाइट्रोजन के जो चिप्स के पैकेट उसमें नाइट्रोजन फिल होती है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं ताकि ऑक्सीडेशन को, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सके या फिर स्लो डाउन कर सके। तो यहाँ हुआ है चैप्टर का एंड। आई होप कि आपको चैप्टर ईजिली समझ में आया होगा। जो भी आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए अगर आप बता सकते हो, मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना दूंगा। जो भी आपका सजेशन है regarding the video, you can mention in the comment section. Thanks for watching. Do share it with your friends, give a video a like, and thanks for watching.